और टिकटों के ऐलान के बाद बीजेपी में लगातार भगदड़ देखने को मिल रही है। अलग अलग क्षेत्रों से इस तरह की खबरें सामने आ रही हैं। टिकट न मिलने से नाराज होकर के कई नेताओं ने पार्टी छोड़ी, तो कुछ नाराज बताए जा रहे हैं। लक्ष्मण नापा ने बीजेपी छोड़ी है, अब कांग्रेस में शामिल होने की बातें चल रही हैं। पूर्व मंत्री कर्णदेव कंबोज भी पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दे चुके हैं। रानिया से रणजीत सिंह चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके हैं, निर्दलीय वो चुनाव लड़ेंगे। पूर्व मंत्री सावित्री जिंदल भी हिसार से चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुकी हैं। सुखविंदर मांडी समेत कई पदाधिकारियों ने भी इस्तीफा दे दिया है। विशंबर वाल्मीकि भी टिकट कटने से नाराज चल रहे हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कई ऐसे नेता हैं जो नाराज चल रहे हैं, कईयों के आंसू छलक चुके हैं, कईयों ने अल्टीमेटम पार्टी को दिया है कि टिकट को बदला जाए, उन्हें टिकट दी जाए। इस तरह की बातें लगातार सामने आ रही हैं। तो कई पार्टी छोड़ करके दूसरे दलों में जाने के लिए भी अब अपने रास्ते तलाश रहे हैं। ज्यादातर की नजर कांग्रेस को लेकर के है कि कांग्रेस में अगर उन्हें मौका मिलता है, कांग्रेस अगर टिकट देती है तो वो कांग्रेस का दामन थामेंगे। इस तरह की भी चर्चाएं चल रही हैं। जैसा कि हमने अभी जिक्र किया, प्रोग्राम से जीएल शर्मा कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। वहीं लक्ष्मण नापा जो कि रतिया से विधायक हैं और वो भी कांग्रेस में उनकी भी जाने की चर्चाएं हैं। इसी तरह से और भी कई नेता हैं जिनको टिकट कटने को लेकर के जो नाराज हैं और वो अब अपने अगले कदम के लिए विचार विमर्श कर रहे हैं। कुछ ने अपने साथियों के, अपने समर्थकों की बैठक बुलाई है, उसके बाद फैसला लेने की बात कही जा रही है। लेकिन नाराजगी कई नेताओं में देखने को मिल चुकी है। बीजेपी की लिस्ट सामने आई, 67 नाम बीजेपी की तरफ से जारी किए गए, जिसमें कई बड़े नेताओं को झटका लगा। कईयों की टिकट कटी, जिनको उम्मीद थी पार्टी से टिकट की, पहले पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ चुके हैं। ऐसे नेता जो फिर से चुनावी मैदान में तैयारियां कर रहे थे, उन्हें बड़ा झटका लगा लिस्ट सामने आते ही। तो ऐसे में उन्होंने पार्टी से इस्तीफा देना भी शुरू कर दिया। कुछ ने अपनी नाराजगी दिखाई है, नाराजगी जताई है, अल्टीमेटम देते हुए नजर आए पार्टी को कि पार्टी की टिकट बदली जाए। लेकिन अब पार्टी क्या फैसला लेगी, किस तरह से नेताओं को मनाएगी, और जो ऐलान कर चुके हैं निर्दलीय चुनाव लड़ने को लेकर के, चाहे बात रणजीत सिंह की करें, सावित्री जिंदल की करें, तो ऐसे भी कई नेता हैं जो निर्दलीय चुनाव लड़ने की बात कह चुके हैं। विशंबर वाल्मीकि की भी टिकट कटी, वो भी नाराज बताए जा रहे हैं पार्टी से। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। टिकट कटी तो बीजेपी बटी। क्या बगावत अब बीजेपी में देखने को मिलेगी, क्योंकि कई नेता पार्टी छोड़ चुके हैं और कई अभी तैयारी कर रहे हैं इस बात को लेकर के। हमारी न्यूज एडिटर ज्योति संगवान हमारे साथ जुड़ गई हैं न्यूज रूम से लाइव। ज्योति, किस तरह से इस फैसले को देखा जाए, क्योंकि पार्टी की तरफ से जैसे ही 67 नामों का ऐलान किया गया, उसके बाद एक तरफ लिस्ट आई, दूसरी तरफ इस्तीफे शुरू हो गए थे और अभी तक लगातार इस तरह की खबरें सामने आ रही है। अभी ताजा खबर ये सामने आई कि जो प्रदेश उपाध्यक्ष जीएल शर्मा, वो भी पार्टी छोड़ करके कांग्रेस का दामन थाम सकते हैं। इस तरह की चर्चाएं हैं और इसके अलावा और भी कई नेता कुछ निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके हैं, तो कुछ पार्टी से नाराज बताए जा रहे हैं, कुछ अल्टीमेटम दे रहे हैं कि पार्टी की टिकट बदली जाए। किस तरह से देख रहे हैं? बिल्कुल हितेंद्र, इसी बात का कहीं ना कहीं बीजेपी हाईकमान को डर था और जिस बात का डर था वही हरियाणा में देखने को मिल रहा है। हमने जब भी बीजेपी की लिस्ट में हो रही देरी को लेकर चर्चा की, तब हम बार बार ये कह रहे थे बीजेपी भी इस बात पर कहीं ना कहीं चर्चा भी कर रही है कि एक को ही टिकट दिया जा सकता है एक ही सीट पर। एक को टिकट दिए जाने के बाद दूसरे जो चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं या जिन विधायकों का टिकट आप काटते हैं, जिन मंत्रियों को इस बार मैदान में नहीं उतारते हैं, या दूसरे दलों से आए लोगों को जिनको कोई ना कोई कमिटमेंट या किसी शर्त या उम्मीद पर जो शामिल हुए थे, उन्हें अगर अवसर नहीं दिया जाता कि तो भगदड़ मच सकती है। तो ये भगदड़ जो मची है, ये कहीं ना कहीं बीजेपी की उम्मीद से भी, उम्मीद तो क्या कहें, बीजेपी के अनुमान से ज्यादा हो सकती है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी सीटें हैं। कल देर शाम हमने दर्शकों को जानकारी दी थी, सबसे पहले हरियाणा न्यूज ने बीजेपी की पहली लिस्ट हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर दिखाई थी और जैसे ही लिस्ट सामने आई, जैसे ही लिस्ट को रिलीज किया गया, तो उसके बाद लगातार इस्तीफों का दौर शुरू हो गया। सबसे पहले सुखविंदर शोरान की ओर से बारडा से 2014 में विधायक चुने गए थे। इस बार भी वो उम्मीद कर रहे थे कि उन्हें टिकट दी जाएगी, लेकिन उनका टिकट कटा और टिकट कटते ही उनकी ओर से पार्टी को अलविदा कह दिया गया। रानिया की बात करें, रणजीत सिंह हालांकि पिछली बार निर्दलीय चुनकर आए थे, कैबिनेट में इन्हें शामिल किया गया। हिसार का लोकसभा चुनाव भी इन्हें पार्टी की ओर से लड़ाया गया। कुछ ही मिनट्स पहले लोकसभा चुनाव को लेकर जब हम बात कर रहे हैं, कुछ ही मिनट्स पहले बीजेपी में शामिल हुए थे, हिसार से मैदान में उतारा गया। हालांकि हिसार से जीत नहीं पाए और अपनों पर ही हार का ठीकरा फोड़ा गया।
कभी इनकी ओर से पार्टी को आंखें दिखाई गई, तो कभी इनकी ओर से कहा गया कि नहीं, मैं बीजेपी में ही रहूंगा, टिकट दी जाए या फिर ना दी जाए। तो आज इनकी ओर से कहा गया है रोड शो करेंगे, शक्ति प्रदर्शन करेंगे, चुनाव जरूर लड़ेंगे, निर्दलीय चुनाव लड़ा जाएगा। ये भी कह रहे हैं कि डबवाली से मुझे सीट ऑफर की गई थी, लेकिन मुझे डबवाली से नहीं, रानिया से ही चुनाव लड़ना था। तो रणजीत सिंह इसमें एक नाम हो गया है। लक्ष्मण नापा रतिया से विधायक, इनका टिकट कटा है। और आप जानते हैं सुनीता दुग्गल को मौका दिया गया है। 2014 में भी दुग्गल ने चुनाव लड़ा था, बहुत कम अंतर से हारी थी। उसके बाद लोकसभा चुनाव लड़ा, लोकसभा जीती, संसद पहुंची 2019 में। देखिए हम बात करते हैं, चूंकि 2019 की जब हम बात कर रहे हैं दरअसल, तो लक्ष्मण नापा यहां से विधायक चुनकर आए। 2024 की जब आप बात करेंगे तो रतिया से लक्ष्मण नापा का टिकट कट गया है, सुनीता दुग्गल को ही मौका दिया गया है। तो दुग्गल को मौका दिए जाने के बाद नापा नाराज हैं, ये पार्टी से किनारा कर गए हैं। सावित्री जिंदल हिसार से, ये भी कहीं ना कहीं उम्मीद कर रही थी टिकट की, लेकिन कमल गुप्ता को ही एक बार फिर से पार्टी ने मौका दिया है। इनकी ओर से साफ तौर पर कह दिया गया है अंतिम चुनाव है मेरा, मैं हिसार की जनता की सेवा करूंगी और चुनाव जरूर लड़ूंगी। ये बीजेपी के लिए वाकई बहुत बड़ी चुनौती और बहुत बड़ा झटका अपने आप में हो सकता है, कमल गुप्ता के लिए भी। भवानीखेड़ा से विशंबर वाल्मीकि, कुछ दिन पहले ही नायब कैबिनेट में इनको शामिल किया गया है। लगातार 2 बार जीतकर आए, हैट्रिक की बात ये भी कर रहे थे हरियाणा न्यूज को दिए गए इंटरव्यू में, लेकिन इनका टिकट कटा है। टिकट कटने के बाद लगातार उम्मीदवार पर ही सवाल उठा रहे हैं। बीजेपी में रहूंगा, लेकिन उम्मीदवार पार्टी बदले, अब भी अपने फैसले पर विचार करे, फैसला बदला जाए, कैंडिडेट को बदला जाए। गंभीर आरोप भी लगा रहे हैं, करप्शन से लेकर धारा 302 जैसे गंभीर आरोप उम्मीदवार पर लगाते नजर आ रहे हैं। तो ये अभी भी कहीं ना कहीं पार्टी पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इंद्री की हम बात करें, कर्णदेव कंबोज को दिया गया है, कर्णदेव कंबोज को टिकट ना दिए जाने के चलते इनके भी बागी सुर देखे गए हैं। कविता जैन सोनीपत से आप जानते हैं विधायक चुनी गई, मनोहर पार्ट 1 में मंत्री भी रही, इस बार इनका टिकट काट लिया गया है। और निखिल मैदान को टिकट दिए जाने पर ही भावुक भी नजर आई हैं, तो ये भी कोई ना कोई बड़ा कदम उठा सकती हैं। सफेदों से रामकुमार गौतम को पार्टी ने टिकट दिया है। बच्चन सिंह आर्य की ओर से बागी तेवर दिखाए गए हैं। नवीन गोयल पार्टी को अलविदा कह चुके हैं। गुरुग्राम से जीएल शर्मा का नाम भी इनमें शामिल है, तो ये भी चुनाव लड़ते आपको नजर आएंगे। देखिए जो बागी हो रहे हैं या फिर बागी सुर दिखा रहे हैं, किसी पार्टी का रुख कर रहे हैं, या तो वो जाहिर है कांग्रेस ही सबके सामने पहला विकल्प होगा अगर कांग्रेस टिकट दे। और टिकट न दिए जाने की सूरत में निर्दलीय भी ताल ठोकते नजर ये नेता आ सकते हैं। रेवाड़ी से सतीश खोला ने पार्टी को अलविदा कह दिया है। पिहुआ में बीजेपी कार्यकर्ताओं का विरोध देखा गया है, स्थानीय उम्मीदवार की मांग वहां पर की गई है। प्रेतला की हम बात करें, नयनपाल रावत हालांकि निर्दलीय थे और पिछली बार भी प्रयास कर रहे थे, निर्दलीय थे, सरकार को समर्थन इनका था। पिछले दिनों इनकी ओर से एक दबाव बनाने का प्रयास भी कहीं ना कहीं किया गया था। दीपक डागर की हम बात करें तो ये तो भावुक ही नजर आए, इनकी तस्वीरें भी हमने अपने दर्शकों को दिखाई हैं। तो शाम से शशि रंजन परमार हैं और ये भी भावुक नजर आए हैं कि मैं अपने कार्यकर्ताओं, अपने समर्थकों को क्या कहूंगा मेरे टिकट न मिलने को लेकर। शमशेर गिल हैं उकलाना से, ये भी कहीं ना कहीं बागी नजर आ रहे हैं, क्योंकि अनूप धानक जो जेजेपी के कोटे से मंत्री रहे मनोहर पार्ट 2 में, या फिर कह लें 2019 के बाद, और जब गठबंधन टूटा जाहिर है तब राहें अलग हुई, और उससे पहले कुछ दिन पहले ही दरअसल बीजेपी में शामिल हुए और उकलाना से पार्टी ने इनको मौका दिया है। तो वहां गिल इस बात से कहीं ना कहीं नाराज दिखे हैं। गढ़ी सापला किलोई से कृष्णमूर्ति हुड्डा हालांकि पार्टी से अलग जाने की बात तो नहीं कह रहे, लेकिन उम्मीद कहीं ना कहीं ये भी कर रहे थे, वहां मंजू हुड्डा को पार्टी ने टिकट दिया है। महम से शमशेर खरकड़ा ने 7 तारीख को मीटिंग बुलाई है। तो देखिए लिस्ट जो मेरे हाथ में है, मैं अभी पढ़ रही हूँ। डब्बाली से आदित्य चौटाला, ये पहले से ही कहीं ना कहीं इनको भनक है इस बात की कि टिकट नहीं मिलेगा, और पहली लिस्ट में चूंकि इनकी ओर से अब इस्तीफा दे दिया गया है। पार्टी से हालांकि अलग ही नहीं हुए हैं, लेकिन चेयरमैन पद से हम बात करें तो देखिए कुछ लोग क्या कर रहे हैं, पदों से इस्तीफा दे रहे हैं, कुछ क्या कर रहे हैं, अभी भी दबाव बनाने की राजनीति कर रहे हैं कि अब आप उम्मीदवार को बदल दीजिए। कुछ अपने समर्थकों के जरिए पार्टी हाईकमान पर दबाव बनाने का प्रयास कर रहे हैं। कोई निर्दलीय लड़ने की बात कह रहा है, कोई कांग्रेस से संपर्क होने की बात कह रहा है। तो ये तमाम तरह के दबाव बनाने का प्रयास भी किया जा रहा है। कुछ लोग भावुक भी नजर आ रहे हैं, कुछ उम्मीदवारों पर भी सवाल उठा रहे हैं। तो कुल मिलाकर एक भगदड़ तो मची है बीजेपी में, लेकिन अब देखना यह है कांग्रेस जो मंथन कर रही है, ये लोग कांग्रेस में शामिल होने का जो प्रयास कर रहे हैं, संपर्क साध रहे हैं, कुछ लोगों को शामिल भी करवाया जाता है उस वक्त जबकि कांग्रेस भी अपनी लिस्ट को लेकर मंथन कर रही है। तो क्या कांग्रेस इनमें से किसी को टिकट देने की सूरत में होगी, या फिर वहां जाकर भी इनके हाथ निराशा लगेगी? अगर रातों रात ये जाते हैं
हालांकि बीजेपी ने भी रातों रात जो लोग आए हैं उनको टिकट दिया के उन पर भरोसा किया के कांग्रेस अगर ऐसा करती है, जो लोग पहले से मौजूद हैं, जो लोग पहले से कतारों में लगे हैं, जिनका नाम कहीं ना कहीं लगभग फाइनल हुआ के, उनमें अगर अचानक से तब्दीली की जाती है तो कांग्रेस को भी कहीं ना कहीं इसी तरह की परेशानी का सामना करना पड़ सकता है हितेंद्र अपनी लिस्ट को लेकर। हाँ बिल्कुल, जिस तरीके से आपने बताया कि कतार लंबी है कांग्रेस में, तो और कांग्रेस की जो लिस्ट सामने आई थी जो वायरल हुई हालांकि उसमें भी 80-80 नाम एक एक सीट पर हैं दावेदारों के। अगर वहां पर इस तरह से नेताओं की एंट्री होती है और जब कांग्रेस नेता खुद इस बात को लेकर के कह रहे हैं कि जिताऊ और टिकाऊ उम्मीदवारों पर हम चर्चा कर रहे हैं, मंथन कर रहे हैं, लेकिन अगर ऐसे नेताओं को पार्टी में शामिल करवाया जाता है, उनको अब टिकट दे दी जाती है रातों रात, तो कांग्रेस में भी क्या इसी तरह की स्थिति देखने को मिलेगी? स्थिति देखी जा सकती है और ये बड़ा कारण है कि कांग्रेस अपनी लिस्ट जारी नहीं कर रही अभी तक। कांग्रेस लगातार मंथन कर रही है। दीपक बाबरिया तो कह चुके हैं 1 से 2 दिन अभी लग सकते हैं, क्योंकि नॉमिनेशन फाइल करने की प्रक्रिया और तारीख शेड्यूल शुरू हो चुका है। बीजेपी 67 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार चुकी है। भगदड़ भले ही मची है, अगली 23 सीटों को लेकर भी मंथन शुरू हो चुका है कहीं ना कहीं। कांग्रेस अभी पहली लिस्ट भी अपनी नहीं ला पाई है। तो अगर कांग्रेस में भी आप कहें कि दल बदल या जो लोग दूसरे दलों, बीजेपी से ही कहेंगे दूसरे दलों से अभी ना कहकर, जो लोग कांग्रेस का रुख करेंगे, अगर उन्हें मौका दिया जाता है तो जो पहले से मौजूद हैं, जब जो जिनको पहले कोई कमिटमेंट हुई है, जिनका लगभग फाइनल हो गया था, तो उन्हें पार्टी किस तरह से अपने साथ रोक कर रख पाती है। तो देखिए इशारा इस बात का मिल रहा है हितेंद्र कि निर्दलीय इस बार काफी चुनकर आ सकते हैं, क्योंकि एक ही सीट पर एक ही चेहरा मजबूत हो ये भी संभव नहीं है। आप किसी के टिकट काटते हैं, पिछली बार अगर अच्छा चुनाव लड़ा है या किसी नेता के कोटे से किसी को टिकट मिल जाता है, अगर कोई मजबूत नेता मजबूत चेहरा रह जाता है, तो अगर वो किसी भी पार्टी से टिकट ना लाकर या किसी भी पार्टी से टिकट नहीं मिलता, निर्दलीय ताल ठोकता है, अच्छा चुनाव भी अगर लड़ता है तो भी चुनाव को प्रभावित कर सकता है, और अगर जीत कर भी आता है तो भी कहीं ना कहीं चुनावी प्रदर्शन को प्रभावित कर सकता है। तब जबकि बीजेपी हैट्रिक की बात कर रही है, तब जबकि कांग्रेस भी हरियाणा में सत्ता में आने का दम भर रही है। बिल्कुल, क्योंकि अभी तो सिर्फ 67 सीटों पर उम्मीदवारों के ऐलान बीजेपी की तरफ से किए गए हैं, तो इनमें से क्या मान करके चलें, जितने नेताओं की अभी तक नाराजगी सामने आई है और विशेष रूप से जो निर्दलीय चुनाव लड़ने की बात कह चुके हैं या दूसरे दलों का रुख कर रहे हैं, उनमें से कितने नेता ऐसे प्रभावित साबित हो सकते हैं जो चुनाव पर पूरी तरह से असर वहां पर डालेंगे और कहीं ना कहीं बीजेपी को नुकसान पहुंचाएंगे? देखिए लगभग सभी नेताओं की हम बात करें तो सभी प्रभाव डालने की स्थिति में तो हैं। कम या ज्यादा की बात हो सकती है। क्या कांग्रेस किसी को टिकट दे देती है? अगर कांग्रेस टिकट देती है तो जाहिर है सीधा ही नुकसान बीजेपी का होगा। कांग्रेस को भी अपने नेताओं को फिर पार्टी से जोड़कर रखना, हालांकि कांग्रेस के सामने भी ये चुनौती होगी। सावित्री जिंदल की आप बात करते हैं, प्रभाव है उनका, निर्दलीय चुनाव लड़ने की बात वो कह चुकी हैं, वो भी कहीं ना कहीं कमल गुप्ता को, पार्टी को नुकसान पहुंचा सकती हैं। रणजीत सिंह हालांकि निर्दलीय अगर आते हैं तो क्या कोई समीकरण बदल पाते हैं ये भी देखना होगा। दूसरे जो नेता हैं कहीं ना कहीं भीतरघात, अगर ये पार्टी में रहकर नुकसान करते तो भी जाहिर है नुकसान था। अगर ये निर्दलीय ताल ठोकते हैं, निर्दलीय मैदान में आते हैं तो भी पार्टी को भी, उम्मीदवार को भी नुकसान तो झेलना ही होगा। तो बीजेपी की ओर से पहली लिस्ट जारी कर दी गई है। कुछ विधायकों के टिकट काटे गए हैं, 3 मंत्रियों के, जिनमें हम रणजीत सिंह की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं संजय सिंह का टिकट कटा है, संदीप सिंह का। हालांकि संदीप सिंह का शुरुआत से बहुत पिछले कुछ दिनों से क्लियर नजर आ रहा था कि बीजेपी इस बार मौका नहीं देने जा रही, नायब कैबिनेट में भी उनको शामिल नहीं किया गया था। विशंबर वाल्मीकि का भी टिकट कटा के। तो इनमें से देखिए संजय सिंह की ओर से अपने समुदाय की आड़ में भी आप कह सकते हैं, समुदाय को ढाल बनाकर दबाव बनाने का प्रयास भी किया गया, मुलाकातें भी कुछ की गई, लेकिन बात नहीं बन पाई। विशंबर वाल्मीकि अब भी पार्टी हाईकमान पर फैसले को लेकर सवाल लगातार उठा रहे हैं, अब भी उम्मीदवार को बदला जाए इस बात को लेकर दबाव बना रहे हैं। तो भगदड़ खूब मच गई है और देखना ये है कि इस भगदड़ के बाद कितना नुकसान भारतीय जनता पार्टी को, पार्टी के उम्मीदवारों को इन 67 सीटों को लेकर झेलना पड़ सकता है। क्योंकि कांग्रेस को बैठे बिठाए मौका मिल गया है ये कहने का कि हाँ ये हरियाणा से बाहर जा रहे हैं, और जो लिस्ट इनकी ओर से जारी की गई है वो इस बात को स्थापित कर रही है, वो इस बात को साबित कर रही है कि हरियाणा में बीजेपी के खिलाफ माहौल है, भगदड़ मच गई है, बाहर से आए लोगों को टिकट दिया गया है, बहुत सारी बातें लगातार उठाई जा रही है। सीएम की सीट को लेकर भी कांग्रेस घेर रही है कि सीएम ने सीट बदलकर ये साबित कर दिया है कि सीएम भी नहीं जीत रहे हैं। तो ये तमाम तरह के सवाल कांग्रेस की ओर से उठाए जा रहे हैं। हालांकि कांग्रेस की लिस्ट भी आनी है। देखिए एक मैसेज ये होता है कौन सी पार्टी मजबूत है, हितेंद्र आप भी जानते हैं, बहुत बार लोग इस बात को लेकर सब्र कर लेते हैं, धैर्य रख लेते हैं कि ठीक है पार्टी मजबूत स्थिति में है, हमें टिकट नहीं भी मिला तो सरकार आने के बाद हम कहीं ना कहीं एडजस्ट हो सकते हैं, कोई ना कोई जिम्मेदारी, कहीं ना कहीं कोई पद दिया जाना, संगठन से लेकर सरकार में बात बन सकती है। लेकिन बहुत ज्यादा भगदड़ अगर मचती है तो ये बहुत अच्छे संकेत किसी भी पार्टी के लिए नहीं होते हैं। लोकसभा में हमने कड़ी टक्कर देखी है,
एंटी इनकम्बेंसी भी बीजेपी के सामने थी। एंटी इनकम्बेंसी से बचने का प्रयास भी किया गया है। कुछ लोगों को टिकट नहीं दिए गए हैं, लेकिन उनका खूब विरोध पार्टी को झेलना पड़ रहा है। कितनों को मनाने में, हालांकि दावा तो किया जा रहा है कि हम मनाएंगे, लेकिन कितनों को मनाने में कैसे और कब कामयाब होते हैं, ये देखने वाली बात होगी। दूसरा, जो लोग बाहर से आए हैं उनको टिकट दिया गया है। देवेंद्र बबली की हम बात करें, ये पहले बीजेपी के पक्ष में नजर आते थे, आप भी जानते हैं। बीजेपी के कोटे से मंत्री थे, लेकिन मनोहर लाल की तारीफ करते थे, बीजेपी की तारीफ करते थे। लोकसभा चुनाव में अचानक हालांकि कांग्रेस को इनकी ओर से समर्थन दे दिया गया। कैंपेनिंग की गई कुमारी सैलजा के लिए, सैलजा के दर पर पहुंचे, बाबरिया से मुलाकात की, वहां से कहीं ना कहीं टिकट से इनकार होने के बाद बीजेपी का एक बार फिर से रुक किया गया। बीजेपी में भी बड़ी मुलाकातें इनकी ओर से की गई, तो रातों रात ये बीजेपी में आए हैं और इनको टिकट दे दिया गया। तो कहीं ना कहीं इन्हें लेकर भी पार्टी के अंदर नाराजगी तो होगी। रामकुमार गौतम की बात करें, नारनौल से पिछला चुनाव लड़ा, इन्हें सफेदों लेकर जाना, हालांकि पार्टी अपनी पूरी रणनीति बनाती है, मजबूत दावेदार कौन है, किस तरह से समीकरण साधे जाएं, सोशल इंजीनियरिंग भी इसमें एक बड़ी बात रहती है। लेकिन रातों रात जिस तरह से रामकुमार गौतम ने अभी जींद रैली में ही बीजेपी में शामिल हुए हैं और उसके बाद सफेदों से उन्हें टिकट दिया जाना, तो वहां भी देशवाल के विरोध का सामना पार्टी को करना पड़ रहा है। अनूप धानक जो कि कुछ दिन पहले ही बीजेपी में आए हैं, उन्हें भी मौका दे दिया गया है। संजय कबलाना की बात करें, पवन खरखोदा की बात करें, तो जो लोग दूसरे दलों से आए हैं और जिन्हें मौका दिया गया है, तो पार्टी के अंदर जो पुराने कार्यकर्ता या पार्टी से जुड़े पुराने लोग थे, उनका विरोध पार्टी को झेलना पड़ रहा है। अब कांग्रेस की लिस्ट जब आती है, हितेंद्र, हम कांग्रेस को लेकर भी बात कर रहे हैं, 1 to 1 सांसदों से बात हो रही है, सब कमेटी की बैठक जारी है, कांग्रेस भी बड़े स्तर पर मंथन कर रही है। आम आदमी पार्टी से गठबंधन हो, कैसे हो, नहीं हो, सीट शेयरिंग का क्या फॉर्मूला हो, कितनी टिकटें उन्हें दी जाएं, ये बहुत सारी बातें ऐसी हैं जिनके जवाब आने अभी बाकी हैं या जिन पर पिक्चर क्लियर नहीं हो पाई है। लेकिन कांग्रेस जो कि मजबूत स्थिति में है, इसमें कोई दरार नहीं, हरियाणा वासी बखूबी इस बात को जानते हैं। लेकिन किस तरह की टिकटों के लिए किस तरह से उम्मीदवारों का चयन किया जाता है, क्या जिताऊ और टिकाऊ की जो बातें हो रही हैं, क्या जिताऊ चेहरों को टिकट दिए जाएंगे, और जिताऊ चेहरे अगर पार्टी हाईकमान के अनुसार मैदान में उतारे, तो क्या दूसरे जो लोग जो कि लंबी लंबी कतारें लगाकर टिकट की बाट कहीं ना कहीं जो हो रहे हैं, या जो भूपेंद्र हुड्डा के आवास पर लगातार पहुंच रहे थे, अपने अपने नेताओं के आवास पर जाकर हाजिरी लगा रहे थे, क्या उनको पार्टी अपने साथ, पार्टी के उम्मीदवार के साथ जोड़कर रख पाती है, या कांग्रेस को भी इसी तरह की भगदड़ का सामना करना होगा। कांग्रेस में भी अगर भगदड़ मचती है तो देखना ये है, क्या ये लोग इनेलो का रुख करेंगे, क्या ये जननायक जनता पार्टी में पिछली बार की तरह जाते हैं, या फिर निर्दलीय इनकी ओर से चुनाव लड़ा जाएगा। तो ये जो ये बागी नेता अलग अलग दलों से इस बार होंगे, मुख्य तौर पर जो प्रमुख राष्ट्रीय दल हैं, बीजेपी और कांग्रेस की हम बात कर रहे हैं, तो इनके बागी नेता कहीं ना कहीं दोनों ही दलों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। शुरुआती तौर पर बीजेपी को ये नुकसान अधिक नजर आ रहा है। हितेंद्र, बिल्कुल, लेकिन अगर जो यहाँ पर एक और बात पर गौर की जाए, क्योंकि ज़्यादातर सीटों पर जो नए चेहरों को मौका दिया गया है, क्योंकि 25% बताया जा रहा था कि नए चेहरे होंगे, लेकिन जो 67 नाम अभी सामने आए हैं उसमें 25 से ज़्यादा नाम नए हैं। तो ऐसे में जो नए नाम ऐड किए गए हैं और जो दूसरे दलों से आने वाले पूर्व विधायक या जो वर्तमान में जेजेपी के विधायक थे, उनको आते ही तुमने टिकट दे दिया है, मंत्री रहे जिनके खिलाफ भी आवाज़ लोग उठाते रहे हैं, सरपंच एसोसिएशन की तरफ से आवाज़ उठाती गई है, तो ऐसे लोगों को अगर मौका दिया जा रहा है पार्टी की तरफ से, तो क्या इसका कोई नुकसान नहीं होगा? बिल्कुल, देखिए, नुकसान होने की पूरी संभावना है। हालांकि पार्टी ने भी इस बात पर गौर किया होगा, लेकिन नुकसान अगर हो रहा है तो पार्टी उससे कैसे पार पाएगी या कैसे उसे रोकेगी, इस पर भी संभव है कोई ना कोई मंथन किया होगा। क्योंकि बबली को लेकर तो कांग्रेस ने भी, बावरिया ने भी कहा कि ग्राउंड रिपोर्ट अच्छी नहीं है, सरपंचों में नाराजगी है उनकी बातों को लेकर, बयानों को लेकर, और बबली इस तरह के बयान देते भी रहे। और टोहाना में तो सुभाष बराला जो कि मनोहर लाल के करीबी भी माने जाते रहे हैं, हालांकि वो राज्यसभा में है, जाहिर है वो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। शुरुआत में चर्चा आई थी कि उनकी वजह से कहीं ना कहीं देवेंद्र बबली को बीजेपी से इनकार हो गया था, लेकिन इस बीच कांग्रेस से भी इनकार हो गया। उसके बाद क्या गणित लगाया गया है, किस तरह से ये बीजेपी में शामिल भी हुए, टिकट भी लेकर आ गए हैं, तो क्या कुछ हुआ है और क्या बबली को वहां भीतरघात का सामना नहीं करना होगा, देखना ये भी होगा। दूसरा, आप जब बात कर रहे हैं कि नए लोग जो आए, तो ये एक बहुत बड़ा कारण रहा कि नए नए जो लोग आए या जेजेपी से जो लोग शामिल किए गए, अचानक आए, रातों रात आए, टिकट ले गए। हालांकि पहली बार नहीं हुआ है, हमने 2014 और 19 में भी ये देखा था, लेकिन इस बार नाराजगी कहीं ना कहीं ज्यादा है। इस बार चुनाव लड़ने के इच्छुक लोग अगला विकल्प अपना तलाश रहे हैं, और ये एक बहुत बड़ा कारण था कि पहले आपकी स्थिति बीजेपी और कांग्रेस में देखी गई। लेकिन बीजेपी की लिस्ट आने के बाद कहीं ना कहीं कांग्रेस भी अपनी रणनीति में थोड़ा बदलाव तो कर सकती है। जिस तरह से बीजेपी में विरोध झेला गया, बाकी कुछ लोग हो रहे हैं, भीतरघात अधिक होने की संभावना है, तो कांग्रेस किस तरह से जो 2500 से ज्यादा नाम जो कि वायरल भी लिस्ट हुई है, एक एक सीट पर हम देख रहे हैं बहुत सारे लोगों ने आवेदन किए हैं, तो एक मजबूत जिताऊ चेहरा आप उतारेंगे पार्टी हाईकमान के अनुसार या बड़े नेताओं के अनुसार। दूसरे जो लोग हैं उनको पार्टी
से जोड़कर रखना, उम्मीदवार के साथ जोड़कर रखना, किस तरह से उन्हें मैनेज किया जाता है, किस तरह की बातचीत होती है, किस तरह से उन्हें मनाकर रखा जाता है, ये देखने वाली बात होगी। चूंकि आज जबकि कल देर शाम लिस्ट आई है बीजेपी की, अब तक बीजेपी अपने रूठे लोगों को या पार्टी के जो नेता हैं, पुराने कार्यकर्ता हैं, उनको साथ जोड़कर रख पाने, उनको मनाने या विरोध ना करने, पार्टी छोड़कर ना जाने के लिए कामयाब नहीं हो पाई है मनाने में। तो कांग्रेस के सामने भी ये चुनौती अपने आप में रहने वाली है। हितेंद्र, बिल्कुल, कई ऐसे चेहरे हैं जिनकी अगर बात करें, वो काफ़ी समय से लगातार ये प्रयास कर रहे थे कि उनको टिकट मिले, और न सिर्फ इस बार बल्कि पिछली बार भी अपनी तैयारी करी और 5 साल तक लगातार जनता के बीच में रहे, काम करते रहे, प्रयास में रहे कि इस बार कम से कम बीजेपी की तरफ से टिकट मिल जाएगी। लेकिन अब टिकट नहीं मिली तो वो भाग रहे हैं, इधर उधर भाग रहे हैं, निर्दलीय चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं। इसके पीछे क्या कुछ महत्वपूर्ण वजह मानी जाए ज्योति, क्यों इस तरह की परिस्थितियां जो है वो आन खड़ी हुई ऐसे लोगों के सामने? देखिए, ये एक बड़ा कारण ये भी है कि एक तरफा किसी पार्टी की लहर नहीं है हितेंद्र, एक तरफा लहर नहीं है। एक तरफा जब लहर होती है तो लोगों को लगता है कि ठीक है, दूसरी किसी पार्टी, कोई पार्टी जीतने की स्थिति में नहीं है, या फिर हम भी पार्टी के साथ जुड़े रहें आने वाले समय में। चूंकि सभी एम्बिशियस होते हैं, आप जानते हैं, सबकी अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं हैं। अगर कोई पार्टी एक तरफा मजबूत है तो लोग पार्टी से जुड़े रहना चाहते हैं, मुकाबला है तो दूसरे दल का भी रुख कर सकते हैं, और दोनों ही दलों में बात नहीं बनती, टक्कर है, कड़ी टक्कर है, तो लोग निर्दलीय भी, अगर लगता है कि हमारी पर्सनल लाइकिंग है, हमारे साथ कुछ वोट है और हम अच्छा चुनाव लड़ सकते हैं, तो कहीं ना कहीं सभी प्रयास करते हैं। 5 साल में जाहिर है सभी को मौका मिलता है, ग्राउंड पर लोग काम करते हैं, और समर्थक या चाहने वाले, उनसे जुड़े कार्यकर्ता कहीं ना कहीं हौसला, मनोबल इस बात को लेकर देते हैं कि अगर आप मैदान में आते हैं तो आप कहीं ना कहीं सीट निकाल सकते हैं। तो जाहिर है, और दूसरा, दूसरे दलों से आए लोगों को जब जब पार्टियां मौका देती हैं तो जो पुराने नेता हैं, जो कभी जीत कर आए हैं या कभी मंत्री भी बने हैं, तो उन्हें अपनी सीट को लेकर भी केवल 5 साल की बात नहीं है, दूसरे नेता की जमीन तैयार होने, सीट पर दूसरे नेता की जमीन तैयार होने के साथ साथ अपने भविष्य को लेकर भी इस बात की चिंता होती है। अब आप कविता जैन को ही ले लीजिए, सोनीपत से कविता जैन को टिकट नहीं दिया गया है, निखिल मदान को दिया गया है। अगर वो जीत जाते हैं तो कविता जैन केवल 5 साल की नहीं सोच रही हूँ, कहीं ना कहीं आगे की भी सोचेंगे कि सीट से उनकी जमीन खिसक जाएगी। दूसरे नेताओं की भी आप बात करते हैं, विशंबर वाल्मीकि की आप बात करेंगे तो वाल्मीकि को भी इस बात की चिंता है, केवल ये 5 साल की बात नहीं है। और ये सबसे बड़ा कारण रहता है, हमारे दर्शक बखूबी जानते हैं, कि भीतरघात होता है, पार्टी नेताओं को हरा दिया जाता है, अपनी पार्टी के उम्मीदवार को हराने के लिए अथक प्रयास नेताओं की ओर से किए जाते हैं। तो अपनी सीट को बचाने के लिए केवल 5 साल की हार जीत की बात नहीं है, सीट पर वर्चस्व की बात है, सीट पर अपनी जमीन बचाए रखने की बात है, अपनी जमीन खिसकने से बचाए रखने की बात है। तो ये कारण रहता है कि नेता या तो निर्दलीय ही लड़ते हैं, दूसरे दल का रुख करते हैं, और कहीं भी बात नहीं बन पाती तो पार्टी के भीतर रहकर भी पार्टी उम्मीदवार को कहीं ना कहीं नुकसान जरूर पहुंचाते हैं। हितेंद्र जी बिल्कुल, तो यानी कि अब जो रण है वो तैयार हो चुका है, और ऐसे में उम्मीद ये लगाई जाए ज्योति, जिस तरह की स्थिति बनती हुई नजर आ रही है, क्योंकि कांग्रेस भी इससे बच नहीं पाएगी जिस तरह की चीजें अब तक सामने आई हैं प्रदेश में, तो क्या ये समझा जाए कि प्रदेश में किसी की भी पूर्ण बहुमत की सरकार आती हुई दिखाई नहीं देगी? इस तरह की संभावनाएं बन सकती हैं, इस तरह के समीकरण बन सकते हैं? देखिए, बीजेपी की लिस्ट देखकर तो ये नहीं कहा जा सकता कि बहुमत की सरकार किसी की बनती है या फिर नहीं, लेकिन कांग्रेस की लिस्ट आने के बाद स्थिति कुछ हद तक साफ हो जाएगी। कांग्रेस की लिस्ट जब आती है उसके बाद हम ये कहने की स्थिति में, या हमारे दर्शक भी, हरियाणा वासी भी समझने की स्थिति में होंगे कि मुकाबला किस तरह का होने वाला है। ठीक है, बीजेपी ने 67 उम्मीदवार उतारे हैं, कांग्रेस वाले ये कह रहे हैं कि ये हारने वाले हैं, कमजोर हैं, बीजेपी हरियाणा से बाहर जा रही है। लेकिन जब सामने दूसरे दल के मुख्य तौर पर मुकाबला जिन दलों में है, तो कांग्रेस के योद्धा जब सामने मैदान में होंगे तब इस बात को लेकर बखूबी तस्वीर साफ हो पाएगी कि मजबूत कौन सी पार्टी का उम्मीदवार है, किसके साथ लोग जुड़े हैं। और निर्दलीय अगर आते हैं, कई बार क्या होता है आप जानते हैं कि त्रिकोणीय मुकाबला होने में किसी न किसी एक उम्मीदवार को या दल को फायदा मिल जाता है। तो अगर हर एक सीट की अपनी अलग कहानी होगी, हर एक सीट का अपना अलग गणित होगा, निर्दलीय आने से किसी न किसी दल को बहुत बार फायदा भी मिल जाता है, आप ये भी जानते हैं। तो जब कांग्रेस की लिस्ट आ जाएगी उसके बाद हम ये देखते हैं कि क्या ये बहुमत बनाने की जो दोनों ही दल बातें कर रहे हैं, जिसमें सीएम तो 85 पार की भी बातें कह गए हैं, जो कि मुमकिन तो नहीं दिखता है। तो बीजेपी जो हैट्रिक की बात कर रही है, कांग्रेस जो 60 पार 70 पार की बातें कर रही है। अब बीजेपी की लिस्ट आ गई है, कांग्रेस की लिस्ट, कांग्रेस के योद्धा, कांग्रेस के उम्मीदवार जब मैदान में होंगे तो मुकाबला कैसा होगा ये देखना होगा। कांग्रेस की लिस्ट आने के बाद क्या कोई भगदड़ मचेगी नहीं मचेगी ये भी देखना होगा। तो ये बहुत सारी बातें हैं।
23 जो उम्मीदवार बचे हैं, अब इस लिस्ट के बाद जो भगदड़ मची है, घमासान हुआ है, क्या पार्टी उसे एक सबक के तौर पर लेती है या फिर देखिए पार्टी हाईकमान का नजरिया अलग हो सकता है। वो इस बात को लेकर पहले ही कहीं ना कहीं तैयार होंगे कि इस तरह का विरोध हो सकता है, इससे कोई बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो देखना ये है 23 जो सीटें हैं उनमें सोशल इंजीनियरिंग को लेकर क्या कुछ बदलाव किया जाता है, क्योंकि इस लिस्ट में हम देख रहे हैं सबसे ज्यादा तरजीह ओबीसी को दी गई है। ओबीसी को सबसे ज्यादा सीटें दी गई है और क्योंकि शेड्यूल क्लास की एससी एसटी की आप बात करते हैं 17 सीटें हरियाणा में आरक्षित हैं। उनके अलावा जो 67 सीटें हैं उन 67 सीटों में सबसे ज्यादा ओबीसी को प्रतिनिधित्व मिला है। ओबीसी के बाद हालांकि जाट से भी कोई परहेज नहीं किया गया है, जाट समुदाय को भी अच्छी खासी सीटें दी गई है। ब्राह्मण समुदाय को 9 सीटें अब तक दे दी गई हैं 67 में से। पिछली बार की बात करें 8 से 9 शायद सभी 90 से में बीजेपी की ओर से दी गई थी। 9 सीटें ऐसी हैं जिनमें पंजाबी समुदाय से चेहरा उतारा गया है, उम्मीदवार उतारा गया है। राजपूत समाज का प्रतिनिधित्व हालांकि कम है। तो ये जो सोशल इंजीनियरिंग अब की गई है 23 सीटों में, किस तरह से इसे बैलेंस किया जाता है या इसी तरह की आप मानकर चलें कि तस्वीर देखी जा सकती है जिसमें ओबीसी को सबसे ज्यादा प्राथमिकता दी गई है, जाट समुदाय को जगह दी गई है, ब्राह्मण समुदाय को भी काफी तरजीह दी गई है, पंजाबी समुदाय को भी काफी प्रतिनिधित्व इस पहली लिस्ट में दिया गया है। तो देखना होगा क्या कोई बदलाव किया जाता है, नहीं किया जाता। अब जो भगदड़ मच रही है, अब जो घमासान हो रहा है, लोग छोड़कर जा रहे हैं, क्या उससे कोई सबक लेते हुए दूसरी जो लिस्ट आने वाली है उसकी रणनीति में कोई बदलाव किया जाता है या फिर नहीं किया जाता, क्या पुराने लोगों को ज्यादा जगह दी जाती है, क्योंकि इस बार दल बदल करके जो लोग आए हैं उनको काफी जगह दी गई है। परिवारवाद भी हमने खूब देखा है, परिवारवाद हमने देखा है। आप देखते हैं किरण चौधरी की बेटी श्रुति चौधरी को टिकट दिया गया है, कुलदीप के बेटे भव्य को एक बार फिर से मैदान में उतारा गया है, ये भी आप जानते हैं। राव इंद्रजीत की बेटी आरती राव को जगह दी गई है। करतार भड़ाना जो कि कुछ दिन पहले ही शामिल हुए हैं, उनके बेटे मनमोहन भड़ाना को टिकट दी गई है। अभी अगली जो लिस्ट आनी है उसमें कृष्णपाल गुर्जर के बेटे को लेकर भी चर्चाएं हैं कि उनके बेटे को भी टिकट मिल सकता है। तो ये परिवारवाद की झलक भी देखी गई है। ओबीसी को काफी तरजीह दी गई है। 8 महिलाओं को 67 में से हिस्सा दिया गया है, जगह दी गई है। पिछली बार की आप बात करते हैं, पिछली बार सभी 90 हलकों में से 10 पर महिलाओं को सीट दी गई थी, 10 पर हिस्सा दिया गया था, प्रतिनिधित्व दिया गया था। तो पिछली बार के मुकाबले ज्यादा है, हम कह सकते हैं 67 सीटों में, क्योंकि आने वाली जो 23 सीटें होंगी उसमें भी कहीं ना कहीं महिला उम्मीदवारों को पार्टी मैदान में उतार सकती है। तो ये कुल मिलाकर हम कह सकते हैं एक विश्लेषण है जो लिस्ट जारी की गई है। इसमें नए पुराने सबका कॉम्बिनेशन है, दल बदल करके जो लोग आए हैं उनको भी अच्छा खासा आप कह सकते हैं प्रतिनिधित्व मिला है, सीटें मिली हैं। पुराने कहीं ना कहीं नाराज नजर आ रहे हैं, दल बदल का दौर शुरू हो गया है, विकल्प तलाशने शुरू हो गए हैं, दबाव बनाने की रणनीति और राजनीति शुरू हो गई है। कितना और क्या नुकसान बीजेपी को होता है और कैसे इस नुकसान से बीजेपी पार पाती है, अब इस बात पर सभी की निगाहें टिकी हैं। हितेंद्र बिल्कुल, लेकिन दूसरी तरफ अगर हम कांग्रेस की बात करते हैं, कांग्रेस में भी उम्मीदवारों को लेकर के मंथन चल रहा है। पिछले दिनों जिस तरह से दावा किया गया कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से कि 40 से 45 के करीब उन्होंने बताया कि पूर्व विधायक और मंत्री कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं उनके कार्यकाल में। तो ऐसे में वो तमाम लोग जो दूसरे दलों से आते हैं, दूसरी जगहों से आते हैं, जो निर्दलीय विधायक भी पिछले दिनों कांग्रेस के समर्थन में आए और उम्मीदवारी अपनी दावेदारी को लेकर के एक उम्मीद है उनमें भी कि उनको टिकट कांग्रेस पार्टी की तरफ से मिलेगी। अब जो बीजेपी से नाराज हो रहे हैं वो भी कांग्रेस से उम्मीद लगाए बैठे हैं और कांग्रेस की तरफ रुख कर रहे हैं। तो लेकिन जो ऐसे नेता जो दल बदल करके कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं, अगर कांग्रेस उन्हें टिकट नहीं देती है, उन पर भरोसा नहीं जताती है, तो क्या वहां पर इससे ज्यादा कहीं खतरनाक स्थिति दिखाई नहीं देगी अगर ऐसा होता है तो? बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं हितेंद्र। अगर ऐसा होता है कि दल बदल करके ये टिकट की उम्मीद में जाते हैं कांग्रेस में और कांग्रेस भी टिकट नहीं देती है तो नुकसान कांग्रेस को हो सकता है। लेकिन अभी जो हालात हैं, बीजेपी की पहली लिस्ट आने के बाद बीजेपी के लोग अगर बीजेपी को टिकट की चाह में छोड़कर कांग्रेस में जाते हैं तो ये बिल्कुल भी संभव नहीं है हितेंद्र कि कांग्रेस पार्टी बिना किसी कमिटमेंट के किसी को शामिल कराए और उसके बाद नुकसान झेले। कहीं ना कहीं कांग्रेस की ओर से भी साफ कर दिया जाएगा टिकट देने की गारंटी है या फिर नहीं। आप अपना विचार बनाकर, आप अपना मन बनाकर आए, टिकट दे सकते हैं या फिर नहीं, ये कहीं ना कहीं पहले ही स्पष्ट कर दिया जाएगा। तो ये कांग्रेस, क्योंकि कांग्रेस भी फूंक फूंक कर कदम रखेगी, कांग्रेस हालात, क्योंकि कांग्रेस ने पिछली बार खूब दल बदल भी, भीतरघात भी कांग्रेस ने खूब झेला के टिकट आवंटन के बाद खूब बीजेपी के मुकाबले कांग्रेस से अधिक नेता पार्टी छोड़कर गए। किसी ने निर्दलीय इलेक्शन फाइट किया, कोई जेजेपी में गया और जीत कर भी आए कुछ लोग। तो कांग्रेस कहीं ना कहीं अब जो लोग रातों रात बीजेपी की लिस्ट आने के बाद कांग्रेस में शामिल होंगे, तो कांग्रेस अगर किसी कमिटमेंट करने की सूरत में नहीं होगी तो कांग्रेस बिल्कुल भी कमिटमेंट नहीं करने वाली है, क्योंकि अभी बीजेपी से जा रहे हैं, 1 या 2 दिन में हो सकता है, आज देर रात भी, कल या परसों में कांग्रेस की लिस्ट भी आने जा रही है।
तो बहुत दिन तक आप कोई किसी को वादा करके या कोई कमिटमेंट या कोई प्रॉमिस करके पार्टी से जोड़कर नहीं रख पाएंगे, कांग्रेस ये भी बखूबी जानती है। तो लगता नहीं कि भूपेंद्र हुड्डा या कांग्रेस के दूसरे नेता कोई भी झूठी या कोई फेक कमिटमेंट देकर दूसरे नेताओं को अपनी पार्टी में आज की तारीख में, आज के दिन शामिल करवाने वाले हैं। संभव होगा तो कहा जाएगा, संभव नहीं होगा तो इनकार कर दिया जाएगा। क्योंकि आप देखिए देवेंद्र बबली को लेकर, देवेंद्र बबली का उदाहरण मैं इसलिए भी दे रही हूँ क्योंकि टोहाना सीट से ही निशांत सिंह को भूपेंद्र हुड्डा ने शामिल करवाया था। शैलजा कहीं ना कहीं देवेंद्र बबली को टिकट दिलाने की पक्षधर रही होंगी। मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि शैलजा के लिए कैंपेनिंग की गई थी देवेंद्र बबली की ओर से। शैलजा के आवास भी पहुंचे थे और देखिए जब ज्वाइनिंग या बात नहीं बन पाई कांग्रेस में तो बबली की ओर से ये कहा जाना कि शैलजा कमजोर नेता हैं। तो कहीं ना कहीं वो इस बात की ओर इशारा कर रहा है ये बयान कि शैलजा के जरिए वो टिकट लाने के प्रयास में थे, कांग्रेस में शामिल होने की कोशिश में थे, लेकिन ये संभव नहीं हो पाया। तो अलग अलग नेता भी खुद अपने जरिए माध्यम बनकर अगर नेताओं को लाएंगे तो अब वो तारीख या अब वो दिन, वो समय नहीं बचा है कि टिकट को लेकर कमिटमेंट किया जाए। अब किसी भी वक्त कांग्रेस की भी टिकट या कांग्रेस की लिस्ट आ सकती है। अब जो बीजेपी छोड़कर जा रहे हैं, अगर टिकट के लालच में या टिकट के प्रयास में ही कांग्रेस में जा रहे हैं, कल को कांग्रेस भी नहीं देती है तो कांग्रेस को भी छोड़ेंगे, उसके बाद निर्दलीय ताल ठोकते नजर आएंगे। तो कांग्रेस भी तमाम बातों को लेकर पूरी तरह से तैयार है। अब देखना ये है 67 सीटें जिसमें सोशल इंजीनियरिंग से लेकर नेताओं के कोटा सिस्टम, थोड़ा बहुत परिवारवाद भी हमें देखने को मिला है। तो इस पूरी लिस्ट आने के बाद क्या कांग्रेस अपनी लिस्ट में भी कोई तब्दीली कर रही है, कोई बदलाव कर रही है, ये भी देखने वाली बात है। लाडवा की हम बात कर लें, मेवा सिंह पिछली बार जीत कर आए थे, अब की बार सीएम नायब सैनी जो कि अगली बार के लिए भी बीजेपी अनाउंस कर चुकी है, दावा कर रही बीजेपी हमारी सरकार बनेगी, नायब सिंह सैनी ही अगले सीएम होंगे। तो क्या वहां कोई बदलाव किया जाता है, क्या और भी कोई मजबूत उम्मीदवार उतारा जाता है, मेवा सिंह पर ही पार्टी भरोसा करती है? जो लोग कुछ दिन पहले ही कांग्रेस में शामिल हुए हैं, क्या कांग्रेस उन्हें अवसर देती है? क्योंकि हमने बीजेपी में देखा कि बीजेपी को इस बात के लिए विरोध झेलना पड़ा है। तो क्या कांग्रेस जिताऊ लोगों को देगी या फिर जो पार्टी से जुड़े टिकाऊ और स्थायी लोग हैं, पुराने कार्यकर्ता हैं, जिनकी पार्टी के प्रति वफादारी है, क्या उन्हें मौका दिया जाएगा? क्या नेताओं का कोटा सिस्टम चलेगा या फिर भूपेंद्र हुड्डा को फ्री हैंड दिया जाएगा? ये भी देखने वाली बात होगी। क्योंकि 2019 की हम बात करें, अलग अलग नेताओं को उनके कद के हिसाब से कोटा एक दिया गया था, ये जानते हैं, कांग्रेस में चला आया है, इस बार बीजेपी में भी खूब देखा गया कि इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता। तो भूपेंद्र हुड्डा 2019 के टिकट आवंटन को लेकर बहुत बार कहते रहे, कई सीटों पर हम बहुत कम मार्जिन से हारे, अगर टिकट वितरण हमारा सही होता 2019 में हम सरकार बना लेते। कहीं ना कहीं शैलजा पर वो तंज कसते नजर आते थे कि शैलजा के कोटे से जो टिकटें दी गई, और उनसे जुड़े नेता तो खुलकर भी बहुत बार बातें कहते थे। तो ये कहीं ना कहीं टिकटों को लेकर भूपेंद्र हुड्डा का निशाना शैलजा पर रहा है। लोकसभा में हालांकि उनको फ्री हैंड दिया गया था, लगभग सभी सीटें शैलजा ने सिरसा से चुनाव लड़ा, उनके अलावा लगभग सभी सीटें भूपेंद्र हुड्डा को फ्री हैंड देते हुए उनके हिसाब से ही बांटी गई। तो अब भी जो बैठक हो रही, जो मंथन हो रहे हैं, हितेंद्र, उनसे लग रहा है कि भूपेंद्र हुड्डा को इस बार भी पार्टी कहीं ना कहीं फ्री हैंड देने के मूड में है। और भूपेंद्र हुड्डा को जो फ्री हैंड दिया जाएगा तो उनसे कहीं ना कहीं गारंटी भी इस बात की ली जाएगी कि आप जिन चेहरों को आगे कर रहे हैं, आप जिनके नाम दे रहे हैं, आप जीत की गारंटी भी दें। तो लगता नहीं कि अब जो आप जो सवाल कर रहे थे कि बीजेपी से जो लोग जाएंगे उन्हें कोई फेक कमिटमेंट देकर कांग्रेस में शामिल कराया जाएगा। हाँ, देखना ये है कि दल बदल करके रातों रात जो कुछ दिन पहले ही कांग्रेस में लोग आए हैं उनको कितनी तरजीह दी जाती है। परिवारवाद जो कि बीजेपी की लिस्ट में भी दिखा है, वो कांग्रेस में कितना दिखता है। कांग्रेस के भी कुछ नेता अपने बेटे बेटियों के लिए टिकट लेने का प्रयास करते नजर आ रहे हैं, तो उन्हें कितना मौका दिया जाता है, ये भी देखने वाली बात होगी। सोशल इंजीनियरिंग जो कि कांग्रेस ने बखूबी लोकसभा चुनाव में किया है और उसका फायदा भी कांग्रेस को हुआ है, तो क्या उसी पैटर्न पर इस बार मौका प्रयास किया जाएगा, नॉन जाट को ज्यादा तरजीह दी जाएगी? क्योंकि कांग्रेस इस बात को लेकर कॉन्फिडेंट है कहीं ना कहीं कि जाट समुदाय, हालांकि गलत भी हो सकता है, कांग्रेस को कहीं ना कहीं लग रहा है कि जाट समुदाय बीजेपी से नाराज है, किसान वर्ग बीजेपी से नाराज है और ये वोट तो हमें खुद ब खुद आना है, हमें फोकस करना है नॉन जाट पर। तो क्या पैटर्न रहने वाला है सोशल इंजीनियरिंग को लेकर, जातीय समीकरणों को लेकर, ये देखना होगा। बीजेपी पिछले कुछ दिन से ओबीसी पर काफी फोकस्ड रही, पहली लिस्ट में भी नजर आ गया है। तो ओबीसी को लेकर या जो दूसरे गैर जाट जातियां हैं उन्हें लेकर कांग्रेस की क्या रणनीति रहेगी, कितना प्रतिनिधित्व दिया जाएगा, उसका क्या संदेश और क्या असर रहेगा, ये देखना बेहद रोचक रहने वाला है। बिल्कुल, ये बेहद दिलचस्प चीजें रहने वाली हैं। आगे आगे होता है क्या, क्योंकि कदम कदम पर सियासी माहौल जो है वो बदलता हुआ नजर आ रहा है प्रदेश का। लेकिन अगर हम बीजेपी की इस सीट इस सूची की अगर बात करते हैं तो इसमें सीएम के नाम का जिक्र पहले कर लेते हैं, क्योंकि सीएम को लेकर के
कि जिस तरह की बातें लगातार कही जा रही हैं, विपक्ष की तरफ से सवाल उठाया जा रहा है कि जमीन खिसक चुकी है, इसीलिए सीट बदली गई है, इस तरह की तमाम बातें चल रही हैं। लाडवा सीट जहां पर बीजेपी का बहुत अच्छा अगर कहें तो ट्रैक रिकॉर्ड रहा नहीं है, एक बार ही बीजेपी वहां पर जीत पाई है 3 बार के चुनाव में, वहां पर अलग अलग दलों को प्रतिनिधित्व मिलता रहा है। तो ऐसे में कितनी सुरक्षित ये सीट मानी जाए सीएम के लिए? बिल्कुल, देखिए सारा जोड़ घटा गणित लगाया गया है बीजेपी की ओर से। जब आप सीएम फेस अनाउंस कर देते हैं तो जी। जीत मिले ही मिले, ये भी पार्टी सुनिश्चित करना चाहती है। करनाल से ही बाई इलेक्शन में अभी चुनकर आए थे, ये आप भी जानते हैं, लोकसभा चुनाव के साथ साथ। और उसके बाद करनाल सीट छोड़ना, कहीं ना कहीं पार्टी को कोई ना कोई फीडबैक भी मिला होगा। सर्वे रिपोर्ट भी सभी पार्टियों के पास जाती है अपने अपने उम्मीदवारों को लेकर, सीटों को लेकर, जो भी माहौल रहता है उसे लेकर। तो क्या ये कारण है कि लाडवा सेफ लगा है, या फिर लाडवा के जरिए जीटी रोड बेल्ट साधने का प्रयास किया जा रहा है? क्योंकि जीटी रोड बेल्ट हमने देखा 2014 और 19 में बीजेपी के लिए बेहद निर्णायक रही। जीटी रोड बेल्ट प्लस अहिरवाल बेल्ट बीजेपी के लिए जीत का फॉर्मूला ये रहा है। तो इन दोनों को ही साधने का कहीं ना कहीं इस बार भी प्रयास होगा। नारायणगढ़ को लेकर भी बात थी, होम कॉन्स्टिट्यूंसी कहीं ना कहीं सीएम की ये है। और साथ ही लाडवा सबसे पहले हरियाणा न्यूज ने बताया था, जब बीजेपी नेता इनकार कर रहे थे कि ऐसा नहीं है, लेकिन हम दावे से बता रहे थे कि लाडवा से ही सीएम चुनाव लड़ने वाले हैं। रादौर भी एक नाम चर्चाओं में था, करनाल भी नाम था ही, क्योंकि करनाल से तो वर्तमान में विधायक भी है नायब सिंह सैनी। तो लाडवा के पीछे क्योंकि 2008 के परिसीमन के बाद ये सीट अस्तित्व में आई है। 2009 में पहला विधायक, कई बार हम चर्चा करते हैं, इनेलो का यहाँ से चुना गया। 2014 में पवन सैनी, 2019 में मेवा सिंह। अच्छा, अब देखिए, क्योंकि सीएम यहाँ पार्टी के उम्मीदवार हैं नायब सिंह सैनी और पवन सैनी, जो कि पिछली बार चुनकर आए थे। पवन सैनी पूरे 5 साल आप देखेंगे तो पूरे 5 साल ग्राउंड पर कहीं ना कहीं थे, वो भी अपनी जमीन मजबूत करने में लगे थे। और अचानक से सीएम का वहां पहुंचना, सीएम है अनाउंस कर दिए गए हैं, लगता नहीं है कि वहां कम से कम कोई भीतरघात होगा, लेकिन तमाम नेताओं को साथ में जोड़कर रख पाना, पूरी यूनिटी, पूरी मजबूती से चुनाव लड़ना, ये किसी भी नेता या किसी भी उम्मीदवार और पार्टी के लिए एक चैलेंज तो अपने आप में रहता है। तो लाडवा के लिए वजह हो सकती है कुरुक्षेत्र से, क्योंकि सांसद रहे हैं नायब सिंह सैनी। कुरुक्षेत्र से सांसद रहने के साथ साथ इस बार जो लोकसभा चुनाव अभी हुए हैं, नवीन जिंदल को लाडवा से करीब 8 साढ़े 8 हजार की लीड मिली है। लाडवा सीट को लोकसभा चुनाव में जीता है, इस हल्के में जीत हासिल की है पार्टी उम्मीदवार ने, और सैनी समाज का भी ठीक ठाक वर्चस्व यहाँ पर माना जाता है। तो ये कुछ ऐसे बिंदु हो जाते हैं हितेंद्र, एक वजह हो जाती है अपने आप में कि हाईकमान ने सीएम फेस के लिए, सीएम के लिए इस सीट को सेफ सीट के तौर पर चुना है। जी, और सोशल इंजीनियरिंग की आप बात कर रही थी थोड़ी देर पहले, तो सोशल इंजीनियरिंग के लिहाज से किस तरह से देखा जाए कि बीजेपी ने इस बार इस तरह की तिकड़म बढ़ाई है कि उनको जीत मिलेगी ही मिलेगी? क्या सोशल इंजीनियरिंग के दम पर तीसरी बार सरकार बनाने का सपना पूरा हो सकता है बीजेपी का? देखिए, कोई भी पार्टी सोशल इंजीनियरिंग को काफी, आप जानते हैं, महत्व देती है। और बीजेपी पिछले कुछ दिन से ओबीसी को लेकर जिस तरह की बातें, जिस तरह के फैसले, जिस तरह के बयान, जिस तरह के कार्यक्रम हो रहे थे, साफ संकेत मिल रहे थे। हमने अलग अलग जो इंटरव्यू किए उनमें भी हमने पूछा कि आप ओबीसी को अन्य जातियों के मुकाबले, हालांकि ओबीसी में भी कई जातियां आ जाती हैं, लेकिन ओबीसी दूसरी जो जातियां हैं, गैर ओबीसी जो जातियां हैं, क्या उनके मुकाबले ज्यादा महत्व भारतीय जनता पार्टी नहीं दे रही है? क्योंकि हमने देखा ओबीसी सीएम बनाए गए, खूब इस बात को एक संदेश पहुंचाने का प्रयास किया गया, हमने ओबीसी के बेटे को सीएम बनाया। ओबीसी महासम्मेलन भी किया गया दक्षिण हरियाणा में, दक्षिण हरियाणा बेल्ट को साधने का, अहिरवाल बेल्ट को साधने का खूब प्रयास किया गया है। ओबीसी वर्ग की क्रीमी लेयर बढ़ाने की बात हो, स्कॉलरशिप को लेकर फैसला हो, और रिजर्वेशन की बात हो, या फिर बैकलॉग भरने की बात हो, पिछले कुछ दिन में ये कुछ फैसले वो हैं जो कि बड़े फैसले लिए गए और इनका बड़ा संदेश पहुंचे, ये भी पूरा प्रयास किया गया है। तो तब से संकेत मिलने शुरू हो गए थे, तब से संकेत मिल रहे थे कि बीजेपी उम्मीदवारों की हिस्सेदारी में भी कहीं ना कहीं ओबीसी को ज्यादा प्रतिनिधित्व देने जा रही है, और ये हमने देखा भी है। अब जो लिस्ट आई है उसमें सबसे ज्यादा ओबीसी ही है, उसके बाद जाट समुदाय है, उसके बाद ब्राह्मण की हम बात करें, या फिर उसके बाद हम बात करते हैं पंजाबी की, जो कि इक्वल ही सीटें दी गई हैं। शेड्यूल कास्ट की हालांकि इसलिए भी हम चर्चा नहीं करते, वो आरक्षित हैं 17 सीटें, वहां कोई विकल्प किसी भी पार्टी के सामने बदलने का नहीं होता है। तो ओबीसी को महत्व दिया गया है, जाट समुदाय को भी महत्व दिया गया है। कहीं ना कहीं दूसरे नंबर पर अगर आप बात करते हैं तो ओबीसी को साधने की कोशिश की गई है। क्या फायदा मिलता है, कितना फायदा मिलता है, ये देखना होगा, क्योंकि कांग्रेस से मुकाबला करना, कांग्रेस क्योंकि मजबूत स्थिति में, ऐसा नहीं है कि कांग्रेस कमजोर है, 10 साल से सत्ता से बाहर है, ग्राउंड पर भी एक्टिव रही है कांग्रेस, लोकसभा में बहुत अच्छा कांग्रेस ने कर दिखाया है, और बीजेपी का प्रदर्शन बीजेपी की उम्मीदों के अनुरूप जाहिर नहीं रहा है। तो कांग्रेस मजबूत है, कांग्रेस अगर जिताऊ उम्मीदवारों को उतार देती है तो बीजेपी की राहें मुश्किल होने वाली हैं, क्योंकि अपनों के विरोध का सामना भी पहली लिस्ट आने के बाद बीजेपी को काफी करना
पड़ रहा है। अब ये लोग निर्दलीय भी अगर चुनाव लड़ते हैं तो जाहिर है बीजेपी में रहे हैं, कॉमन वोट बैंक इनका रहा है, पर्सनल वोट बैंक भी बीजेपी से जुड़े लोगों का ही रहा है। निर्दलीय भी अगर चुनाव लड़ते हैं तो भारतीय जनता पार्टी को नुकसान देंगे। अगर ये कांग्रेस में भी शामिल होते हैं और कांग्रेस किसी भी टिकट देने के अलावा अगर किसी दूसरे भरोसे पर इनको पार्टी से जोड़कर रख पाती है तो भी कांग्रेस का फायदा है। अगर कांग्रेस को लगता है जिताऊ हैं और कांग्रेस अपने दूसरे नेताओं को, लोकल लीडर्स को किसी भी सीट पर मैनेज करके इन्हें टिकट देती है तो भी इससे कांग्रेस का फायदा ही होने वाला है। हालांकि कांग्रेस की लिस्ट आने के बाद क्या वहां भगदड़ नहीं मचेगी, ये प्रश्न अभी बरकरार है और इसका उत्तर तब तक नहीं मिल पाएगा जबकि कांग्रेस की लिस्ट नहीं आती है। बिल्कुल, अभी कांग्रेस की लिस्ट का हर किसी को इंतजार है, सिर्फ उन उम्मीदवारों को नहीं, उन दावेदारों को नहीं जिन्होंने अपना आवेदन दिया है, बल्कि प्रदेश की जनता को भी कि अब मुकाबला किससे होने वाला है हमारे उम्मीदवार का, जहां पर बीजेपी के उम्मीदवार सामने आ चुके हैं। लेकिन अगर बात की जाए बीजेपी की लिस्ट की, बीजेपी की सूची की ज्योति, तो जिस तरीके से सूची जारी की गई है उसमें कोटा सिस्टम की भी बात कही जा रही है कि कोटा सिस्टम काफ़ी अच्छे तरीके से चला है, परिवारवाद का भी इसमें बोलबाला काफ़ी नजर आ रहा है। तो किस तरह से देखा जा रहा है, किसकी ज़्यादा चली होगी, कौन से नेता का दमखम इस सूची के जरिए देखा जा सकता है? देखिए, एक तरफा तो किसी की नहीं चली है। मैं आपके उत्तर पर भी आती हूँ, उससे पहले अभी अभी मैं अपने फोन में जो देख रही हूँ विशंबर वाल्मीकि है, हालांकि दर्शक शायद ही देख पाए। विशंबर वाल्मीकि अपने कार्यकर्ताओं के गले लगकर फूट फूट कर रोए हैं। अकेले वाल्मीकि नहीं है, कविता जैन भी फूट फूट कर रोई है। बिल्कुल, आप शशि रंजन की बात करते हैं, वो भी फूट फूट कर रोए हैं। तो बहुत सारे नेताओं की इस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं, भावुक भी अगर हो रहे हैं। ये बिल्कुल जेन्युइन भी हो सकता है, जो टिकट का इंतजार कर रहे थे, जिनको लगता था कि हम ही सही दावेदार हैं और हम ही उम्मीदवार होने चाहिए। अगर टिकट कटता है तो जाहिर ही इन्हें इस बात की पीड़ा होगी, लेकिन इनके जो आंसू हैं वो कहीं ना कहीं पार्टी से जुड़े लोगों और इनके समर्थकों, इनके जो कार्यकर्ता हैं इनसे जुड़े, उनको पिघलाने का काम जरूर करेंगे और ये कहीं ना कहीं पार्टी को काफी बड़ा डेंट पहुंचा सकते हैं। तो आप बात कर रहे थे, आपका सवाल था हितेंद्र कि किस नेता की कितनी चली है। ये लिस्ट आने से पहले भी हम बात कर रहे थे कि किसका कद कितना बड़ा है। ये लिस्ट में आए नामों से कहीं ना कहीं साफ हो जाएगा। किसी को एक तरफा फ्री हैंड मिला है ये बिल्कुल भी नहीं है। बखूबी हरियाणा की राजनीति की जानकारी रखने वाले लोग इस बात को जानते हैं। इससे पहले हम देखते रहे हैं मनोहर लाल को काफी तरजीह पार्टी की ओर से दी जाती रही है, नजरअंदाज किया गया है बिल्कुल भी नहीं है, या उनके चाहने वालों को टिकट नहीं दिया गया है, ये भी बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन जिन नामों की चर्चा थी कि वो इनके करीबी हैं और इनको टिकट मिल सकता है, ऐसे कई नाम हैं जिनको टिकट नहीं मिल पाया गया। तो ऐसे में फ्री हैंड तो नहीं दिया गया है, ये भी बहुत साफ है। हाँ, जेजेपी से जो लोग आए हैं उन्हें लेकर चर्चा है कि वो मनोहर लाल की कमिटमेंट पर ही, क्योंकि जब मनोहर लाल सीएम रहे तो ये लोग मनोहर लाल की तारीफ भी बहुत बार करते नजर आए, कहीं ना कहीं उनकी कमिटमेंट पर इनको टिकट मिला है। कुछ और भी नाम हैं, निखिल मदान की आप बात करते हैं, कई चेहरे ऐसे हैं जो कि मनोहर लाल के करीबी होने के चलते या उनकी सिफारिश पर या उनके कहने पर या कहीं ना कहीं उनकी ओर से जीत की गारंटी दी गई होगी कि अगर मैं इस चेहरे को, इस नाम को आगे कर रहा हूं तो कौन से ऐसे फैक्टर हैं कि जिताऊ साबित हो सकता है। राव इंद्रजीत 8 से 10 सीटों को लेकर बात कर रहे थे। राव इंद्रजीत की सबसे पहले तो अपनी बेटी को लेकर ही, चूंकि बेटी को लेकर तो 2014-19 की हम बात करें और अब तो खुलकर ही खुद ही कहने लगे थे पार्टी के अनाउंस किए जाने से पहले कि आरती तो चुनाव लड़ेंगी ही लड़ेंगी। अटेली का भी खुद ही अनाउंस कर चुके थे। राव इंद्रजीत को मनाने का भी सिलसिला हमने देखा है, पार्टी मानी ना मानी, लेकिन सूत्रों के हवाले से बहुत बार खबरें सामने आ सकती हैं। तो 8 से 10 सीटों पर बातें कर रहे थे, 6 से 7 सीटों को लेकर खबरें थी कि उनके हिसाब से टिकटें दिए जाने पर बात बन गई है। तो साउथ हरियाणा में राव इंद्रजीत की कहीं ना कहीं चली है। और अब बात करते हैं हम सीएम नायब सैनी भी कहीं ना कहीं अपने करीबियों को टिकटें दिलाने में जाहिर कामयाब रहे होंगे। कुलदीप बिश्नोई के हिसाब से भी 3 से 4 सीटें वो रही हैं जो कि बांटी गई हैं, जिसमें आप दूडाराम की बात करते हैं, भव्य की बात करते हैं, रणधीर पनिहार की आप बात करते हैं और दूसरे कई नेता भी जो कि कहीं ना कहीं बड़े नेताओं के संपर्क में या उनके साथी या समर्थक होते हुए अपनी टिकटें लाने में कहीं ना कहीं कामयाब रहे हैं। कुछ ऐसे भी नारनौंद की हम बात करते हैं, रामकुमार गौतम ने पिछली बार आप जानते हैं यहाँ से चुनाव जीता, तो इस बार इनको सफीदो अगर भेजा गया है तो भी ये भी हरियाणा के दर्शक बखूबी जानते हैं। आप बात कबलाना की बात करते हैं, बादली की राजनीति करते आए हैं, इन्हें अगर बेरी भेजा गया है तो किस नेता को कितना फायदा हो सकता है, क्या इसके पीछे की वजह हो सकती है। तो बहुत सारे समीकरण ऐसे होते हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली बखूबी हरियाणा के लोग समझते हैं। तो एक तरफा किसी को तरजीह दी गई है, ये नहीं हुआ है। केंद्रीय हाईकमान ने सभी नेताओं को सुना है, बहुत सारी मीटिंग्स हुई, उनको लेकर चर्चाएं हैं कि जो पैनल में नाम पहुंचे, जो फाइनल हो गए, बैठक में जिन नामों को लेकर गए उनमें भी कोई ना कोई
तब्दीली हुई, नेताओं को दूसरे नाम लेकर आने के लिए कहा गया, केंद्रीय चुनाव समिति में भी कुछ नाम बदले गए, उस बैठक के बाद भी कोई ना कोई तब्दीली हुई, तो बहुत सारे मंथन मंत्रणाएं चर्चाएं इसलिए हुई कि जिताऊ चेहरों को उतारा जाए, एंटी इनकम्बेंसी अगर है तो पुराने लोगों के टिकट काटे जाएं। लेकिन ये जो फैसले लिए गए हैं, कुछ ना कुछ नुकसान तो पार्टी को जरूर देखना पड़ रहा है। दल बदल या भीतरघात की हम बात करें, या जो घमासान मचा है, ये भगदड़ मच गई है, ये बीजेपी के लिए अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती साबित हो रही है। हितेंद्र, बिल्कुल, एंटी इनकम्बेंसी की बात अगर हम करते हैं तो पिछली बार के चुनाव में हमने देखा कैबिनेट के जितने भी सदस्य थे उनमें से ज्यादातर को हार मिले थे, सिर्फ 2-3 चेहरे ऐसे थे जो वापस रिपीट कर पाए थे। लेकिन अगर इस बार की बात करें एंटी इनकम्बेंसी को लेकर के, ये माना जा रहा है कि जो पुराने चेहरे हैं उनको बदला गया है, नए चेहरों को मौका दिया गया है, लेकिन जिनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी की ज्यादा बातें सामने आ रही हैं ग्राउंड जीरो से, क्योंकि हमने भी हरियाणा न्यूज की जो चुनाव यात्रा हरियाणा न्यूज के एडिटर इन चीफ गई ग्राउंड जीरो पर, वहां से जो ग्राउंड जीरो से जो रिपोर्ट सामने आई, जिस तरह की बातें सामने आई, जो बड़े चेहरे उनको वापस से चुनाव में बीजेपी की तरफ से भेजा गया, चुनावी दंगल में उतारा गया है, तो क्या उसका कोई नुकसान इस बार भी इसी तरह की स्थिति देखने को मिल सकती है? बिल्कुल नुकसान हो सकता है हितेंद्र, इसमें कोई दो राय नहीं है। कुछ वो नेता ग्राउंड पर रिपोर्ट जिनकी बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन कुछ बड़े नेताओं के चहेते होने के चलते जिनको टिकट मिला के, तो उसका नुकसान कहीं ना कहीं पार्टी को हो सकता है। फाइट टफ भी रह सकती है, पार्टी वहां से सीट लूज भी कर सकती है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और बात करें पिछली बार की, जब हम बात करते हैं 2014 के जो मिनिस्टर्स रहे कैबिनेट में, जो लोग शामिल रहे, जो मंत्री रहे, उनमें से राव नरबीर का टिकट कटा। इस बार उनकी ओर से पुरजोर प्रयास हुए, दबाव भी बनाया गया, साफ तौर पर उनकी ओर से कह दिया गया था कि अगर बीजेपी टिकट नहीं देती है तो निर्दलीय नहीं लड़ूंगा, लेकिन कांग्रेस से जरूर लड़ूंगा। उसके बाद रातों रात जिस तरह से इनका टिकट कंफर्म हो जाता है, आतिशबाजी होती है, ये भी कंफर्मेशन दे देते हैं कि हाँ इन्हें टिकट मिल रहा है। विपुल गोयल फरीदाबाद 89 से विधायक रहे, मनोहर पार्ट 1 में मंत्री रहे, अप्रत्याशित ढंग से इनका टिकट कटा था, ये भी हरियाणा जानता है, और इनकी ओर से भी प्रयास किए गए। हालांकि कोई दबाव इनकी ओर से नहीं बनाया गया कि कोई बयान पार्टी के खिलाफ या कोई दबाव बनाने की, प्रेशर पॉलिटिक्स की बातें नहीं थी, लेकिन इस बार इनको भी टिकट दिया गया है, पार्टी ने इन पर भी भरोसा किया है। तो ये दोनों ही नेता आप कहीं ना कहीं आप मानकर चलें कि जिताऊ चेहरों के तौर पर पार्टी ने इस बार मैदान में उतारे हैं। इनके अलावा दो मंत्री ये वो रहे 2014 के, 2019 में जिनको पार्टी ने मैदान में उतारा ही नहीं था, और जिनको मैदान में उतारा था, जिनको टिकट दिया था, जिनको उम्मीदवार बनाया गया था, उनमें से केवल दो अनिल विज और बनवारी लाल ही जीत कर आए थे। तो केवल 2 मंत्री जीत कर आए थे, 2 का टिकट काट लिया गया था, बाकी पूरी कैबिनेट को लोगों ने चुन चुन कर हराया था, ये भी हमने देखा है। तो इस बार क्या होता है, चूंकि संजय सिंह का टिकट कट गया है, संदीप सिंह का टिकट कट गया है, विशंभर वाल्मीकि को टिकट नहीं मिला है, निर्दलीय पहले थे रणजीत सिंह, निर्दलीय रहते हुए कैबिनेट में लिया गया था, लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी में शामिल हुए, चुनाव लोकसभा का लड़ चुके हैं, अब बीजेपी नेता थे, तो इनको भी टिकट नहीं दिया गया है। तो कायदे से 4 मंत्री हो गए हैं जिनका टिकट कटा के, और आज ही जब ये टिकट कल आई और आज ही मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया गया है रणजीत सिंह की ओर से। अभी कुछ वो भी हैं जिनके भाग्य का फैसला होना है अगली लिस्ट में। तो कुछ मंत्रियों के टिकट पिछली बार से तो हम कह सकते हैं ज्यादा मंत्रियों के टिकट काटे गए हैं, 9 विधायकों के टिकट कटे हैं जो पहले हार रहे थे, या फिर तो देखिए एंटी इनकम्बेंसी से पार पाने की बातें तो हैं, लेकिन कई चेहरे वो भी हैं जिनकी पर्सनल एंटी इनकम्बेंसी पार्टी से भी ज्यादा दिखती है। असीम गोयल की आप बात करते हैं, क्योंकि आप बात कर रहे थे ग्राउंड पर नाराजगी, तो लोगों में खासी नाराजगी देखी जाती है। खुद असीम गोयल भी इस बात से वाकिफ होंगे, चर्चाएं थी, हालांकि ये सूत्रों के हवाले से था, ऑफिशियल ऐसा कोई जानकारी या स्टेटमेंट सामने नहीं आई थी कि उनके टिकट बदलने, उनकी सीट बदलने को लेकर भी चर्चाएं हो रही हैं। तो वहां कितना फायदा अब जो किया गया है, जिस तरह से शक्ति रानी शर्मा जिंद रैली में बीजेपी में शामिल हुई, उन्हें टिकट दिया है पार्टी ने कालका से, तो ये जो निर्णय लिया गया है कालका में कितना ये सही साबित हो सकता है, कारगर, और अंबाला सिटी में कितना फायदा असीम गोयल को इससे मिल सकता है, ये भी देखने वाली बात होगी। सुभाष सुधा हैं थाने सर से, आप जानते हैं पिछली बार अशोक अरोड़ा ने बहुत तगड़ी फाइट इनको दी थी, बहुत कम मार्जिन से अशोक अरोड़ा हारे थे। इस बार भी कहीं ना कहीं अरोड़ा ही मैदान में आपको नजर आएंगे, जो कि अब तक की खबरें हैं, बड़े नेता हैं, इनेलो प्रदेश अध्यक्ष रहे, कांग्रेस में हैं, और अगर ये आते हैं तो मुकाबला टफ रहेगा। और कांग्रेस की जो स्थिति है, कांग्रेस पार्टी भी इस वक्त मजबूत है, तो वहां भी कहीं ना कहीं पार्टी को देखना होगा कि, और पार्टी क्या पूरा हरियाणा ही देखेगा कि हालात या स्थिति क्या कुछ रहती है। हिसार पर आप आते हैं,
कमल गुप्ता को लेकर भी कोई ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा लाइकिंग देखी गई होगी। इनके विभागों से जुड़े कथित घोटाले के आरोप भी लगते रहे, विपक्ष ने भी इनको जमकर घेरा, कुछ मुद्दों कुछ बातों को लेकर ग्राउंड पर भी नाराजगी नजर आई, क्योंकि हम बहुत साफगोई से अपनी बात कहते हैं। तो हिसार में भी नाराजगी देखी गई थी। हिसार में कमल गुप्ता को ही टिकट दे दिया गया है। कुछ वहां के लोकल लीडर्स हैं, आप जिला अध्यक्ष की बात करते हैं या दूसरे जो नेता हैं, और सबको आप छोड़ भी दीजिए, जिस तरह से सावित्री जिंदल ने ऐलान कर दिया है, तो वहीं भी पार्टी को बड़ा नुकसान झेलना पड़ जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो कई ऐसी हैं, आप बात करें जो पुराने नेताओं को या मंत्रियों को टिकट दिया गया है, जो बड़े नेताओं को मैदान में उतारा गया कि जिनके टिकट नहीं कटे हैं, उन पर भी क्या होगा क्या नहीं होगा, ये कांग्रेस की लिस्ट आने के बाद ज्यादा साफ हो पाएगा। और फिर किस तरह की फाइट रहती है ये भी देखना होगा। अब तक हम कम से कम कह सकते हैं कि ग्राउंड पर बहुत अच्छी स्थिति उनके लिए नहीं है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो लगातार जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी में अब बगावत जो है वो देखने को मिल रही है, और चलिए फिलहाल यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।